जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भौकाल सीरीज के चौथे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने भौकाल सीरीज का तीसरा क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 17/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आधे क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग जो 17/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि अब टाइपिंग का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, टाइपिस्ट आ गया है और जो आपको नेक्स्ट सेशन मिलेगी उसमें हम लोग एक ही सेशन में एक शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्टेरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट टर्टेरिक अम्ल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो बेकिंग पाउडर है वो इन चारों में से किसका मिश्रण होता है। आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर होता क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात करी जाएगी बेकिंग सोडा की, किसकी बात करी जाएगी? बेकिंग सोडा की, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि ये शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहां भी बेकिंग सोडा की बात की जाएगी आप क्या कहेंगे कि जो बेकिंग सोडा होता है ये प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन अगर बात करी जाएगी बेकिंग पाउडर की, किसकी बात की जाएगी? बेकिंग पाउडर की, तो आप सभी क्या ध्यान में रखेंगे कि जो बेकिंग पाउडर होता है ये NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टर्टरिक अम्ल यानी कि C4H6O6 का मिश्रण होता है। ध्यान में रखेंगे, C4H6O6 क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये टर्टरिक एसिड का फॉर्मूला है, यानी कि टर्टरिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो आप ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? तो प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जबकि जो आपका बेकिंग पाउडर है ये क्या है? तो सर ये जो है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन दिया हुआ है क्यूटीन, दूसरा ऑप्शन है सेफ्रेनिन, तीसरा ऑप्शन है काइटिन, चौथा ऑप्शन है सुबेरिन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा रसायन है जो कॉर्क सेल में पानी और गैसों के प्रवेश को रोकता है। आप कहेंगे सर पहले ये बताओ कि ये कॉर्क सेल क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉर्क सेल को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? इसी को हिंदी में कॉर्क कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्क कोशिका बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छाल भी कहते हैं, यानी कि बार्क भी कहते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब पेड़ पौधा पुराना हो जाता है तो उसका जड़ और तना भी क्या हो जाता है? उसके साथ साथ पुराना हो जाता है। तो पुराने जड़ और तना का जो बाह्य उत्तक होता है वो विभाजित होकर के क्या बना लेता है? तो सर छाल या फिर कॉर्क कोशिका का निर्माण कर लेता है। क्या कहेंगे कि जब पेड़ पौधे का जड़ और तना पुराना हो जाता है तो पुराने जड़ और तना में जो बाह्य उत्तक होते हैं वो विभाजित होकर के कॉर्क कोशिका या फिर छाल का निर्माण कर लेता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो कॉर्क कोशिका या छाल होता है ये पौधे के लिए किस रूप में कार्य करता है? तो रक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो कॉर्क कोशिका होता है वो पौधे के लिए रक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है, कवच के रूप में कार्य करता है, यानी कि पेड़ पौधे के बाह्य आवरण का ये क्या करता है? रक्षा करता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कॉर्क कोशिका की दीवारें मोटी होती हैं।
कॉर्क कोशिका की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि इसकी दीवारें मोटी क्यों होती है। तो कॉर्क कोशिका की जो दीवारें मोटी होती है वो सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ के चलते, सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ के चलते कॉर्क कोशिका की दीवारें क्या होती है, तो आप सभी याद रखेंगे मोटी होती है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यही सुबेरिन जो है वो आपका रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, तो कॉर्क सेल में पानी और गैस के प्रवेश को रोकता है, पानी और गैस के प्रवेश को रोकता है। तो आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कॉर्क कोशिका क्या होता है। आप कहेंगे कि जब पेड़ पौधा का जड़ और तना पुराना हो जाता है तो पुराने जड़ और तना का जो बाह्य उत्तक होता है वो विभाजित होकर के कॉर्क कोशिका या फिर छाल का निर्माण कर लेता है, जो पौधे के लिए रक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है। इसकी दीवारें मोटी होती है किसके उपस्थिति के चलते, तो सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ के चलते। और यही सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ जो है वो क्या करता है, तो कॉर्क सेल में पानी और गैस के प्रवेश को रोकता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो क्यूटीन भी दिया हुआ है, ये कहाँ पाया जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शुष्क क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं, यानी कि रेगिस्तानी इलाके में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं, उसके एपिडर्मिस के ऊपर में क्या होता है, तो क्यूटिकल लेयर होता है। शुष्क क्षेत्र में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसके एपिडर्मिस के ऊपर में क्या होता है, एक क्यूटिकल लेयर होता है। और इसी क्यूटिकल लेयर में क्या होता है, ये क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, तो पौधे में जल हानि को रोकता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस के ऊपर में एक क्यूटिकल लेयर होता है जिसमें क्या रहता है, क्यूटीन नामक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, तो शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे में जल हानि को रोकता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो काइटिन भी है, ये क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो फंगी होता है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे में कौन सा ऐसा हार्मोन स्रावित होता है जिस वजह से पौधे की जो तना होती है वो सूरज की रोशनी की ओर झुक जाती है। मेरे मित्र जरा सा ये बताओ कि पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है। पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी पौधे का जो वृद्धि हार्मोन होता है उसको ऑक्सिन बोला जाता है। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पौधे में वैसा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जिस वजह से पौधे का तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। तो आप ये बताओ कि जो पौधे का तना सूरज की रोशनी की ओर झुकेगा उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सर तना में वृद्धि होना चाहिए। और आप क्या कह रहे हो कि गुरुजी पौधे में वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पौधे का तना होगा वो सूरज की रोशनी की ओर झुकेगा, उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, आप कहेंगे ऑक्सिन हार्मोन चाहिए होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि पौधे के वृद्धि को मापने के लिए कौन सा मापन यंत्र उपयोग में लाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे ऑक्सेनोमीटर का उपयोग पौधे के वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। ना हो तो आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि पौधे के वृद्धि को मापने के लिए कौन सा मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप सभी याद रखेंगे ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जिब्रेलिन भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में बोनापन को रोकने के लिए या पौधे में बोनापन के उपचार के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में साइटोकाइनिन भी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो साइटोकाइनिन है ये पौधे में कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वैसा हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है क्या कहलाता है, साइटोकाइनिन कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एस्कॉर्बिक एसिड भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में एस्कॉर्बिक एसिड नामक कोई हार्मोन नहीं होता है।
तब कौन सा हार्मोन होता है? एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ABA हार्मोन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये पौधे का क्या कहलाता है? वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा कि पौधे में वृद्धि वाला हार्मोन कहलाता है, आप कहेंगे ऑक्सिन। पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है, आप कहेंगे ABA हार्मोन या फिर एब्सिसिक एसिड हार्मोन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड विलयन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। मेरे मित्र, जब भी साधारण नमक की बात की जाती है तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी NaCl को साधारण नमक बोला जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को टेबल साल्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो खाना में करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका NaCl होता है ये किस अभिक्रिया के उपरांत बनता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी नमक यानी कि लवण जब भी फॉर्म होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत बनता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के उपरांत क्या फॉर्म होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी लवण का निर्माण होता है या फिर नमक का निर्माण होता है। ध्यान में रखेंगे कि NaCl आपका जब फॉर्म होता है तो अभिक्रिया किसके किसके बीच होती है? तो आप कहेंगे कि सर अभिक्रिया NaOH और HCl के बीच होती है। और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये NaCl प्लस H2O का निर्माण करता है। और ये आपका किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? आप कहते हैं सर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है। हम क्या कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। आप बताओ कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लवण होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के उपरांत बनता है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो ध्यान में रखेंगे, पहला होता है आपका एसिडिक सॉल्ट। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है आपका बेसिक सॉल्ट। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। कि जहां भी सॉल्ट की बात की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभिक्रिया एसिड और बेस के बीच होगी। जैसे यहाँ पे आप कह रहे हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करता है तब ये NaCl बनाता है, तो आपका NaOH क्या है? तो बेस है। और HCl क्या है? तो आप कहेंगे सर एसिड है। और ध्यान में रखिएगा कि जब आप एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं, अम्लीय लवण की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुरुजी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच अभिक्रिया होती है तब जो लवण मिलता है वो क्या कहलाता है? एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। क्या ध्यान में रखेंगे कि जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में अभिक्रिया होती है तब आपको क्या मिलता है? एसिडिक सॉल्ट मिलता है। और जब अभिक्रिया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच होती है तब आपको क्या मिलता है? बेसिक सॉल्ट मिलता है। और जब अभिक्रिया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच होता है तब आपको कौन सा सॉल्ट मिलता है? न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका एसिडिक सॉल्ट होता है इसका pH वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। जो आपका बेसिक सॉल्ट होता है इसका pH वैल्यू क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। और जो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है इसका pH वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl क्या है? आप कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभिक्रिया किसके किसके बीच हो रही है? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच हो रही है। तो आपका जो NaCl बन रहा है ये आपका किस प्रकार का सॉल्ट होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और ध्यान में रखिएगा कि जब आपका ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो इसका pH वैल्यू कितना होगा? आप सभी याद रखेंगे, इसका pH वैल्यू 7 होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका रिपीटेड है।
ये टाइपिस्ट का प्रॉब्लम है, तो आप सभी यहाँ पे इसको इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपने सॉल्व करा है, सेम क्वेश्चन आपका 18 में भी है, तो यहाँ पे आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी अंदाज़ा लगा लिए होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। ऑप्शन दिया हुआ है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों स्थिर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर कोई विस्फोट होता है तो समुद्र के तल पे जो बनने वाली लहर होती है वो किस प्रकार के तरंग का उदाहरण होती है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग यांत्रिक तरंग की बात करते हैं, मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, तो ये जो आपका यांत्रिक तरंग होता है ये होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंग। ध्यान में रखेंगे, अनुप्रस्थ तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अनुप्रस्थ तरंग गमन करता है वो किस रूप में? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करता है, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में गमन करता है। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग जो है जब ये गमन करता है तो किस रूप में? तो सर संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। मेरे मित्र, आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है ये केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न किया जा सकता है। हमेशा ध्यान में रखना है क्या कि जो अनुप्रस्थ तरंग है ये केवल और केवल ठोस माध्यम और द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव के निचली सतह में नहीं। लेकिन जो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है ये सभी माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। अनुदैर्घ्य तरंग सभी माध्यम में प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि उत्पन्न किया जा सकता है। मेरे मित्र, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। समुद्र के तल पे बोला जा रहा है, यानी कि द्रव के निचली सतह की बात की जा रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर एक चीज़ तो पहले ही क्लियर है कि जो हमारा अनुप्रस्थ तरंग होगा वो केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न किया जाएगा। चूंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि समुद्र के तल में जो बनने वाली लहर होती है वो किस प्रकार के तरंग का उदाहरण होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि जो समुद्र के तल की बात की जा रही है वो द्रव के निचले सतह की बात की जा रही है। जबकि जो हमारा अनुदैर्घ्य तरंग है ये सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि ये द्रव के निचले सतह में भी उत्पन्न की जा सकती है। आप बताओ कि समुद्र के तल में जो लहर उठेगी वो किस प्रकार के तरंग का उदाहरण होगा? आप कहेंगे सर अब तो क्लियर हो गया, ये तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण होगा। भाई मेरे, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखेंगे अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। ऑप्शन दिया हुआ है पी ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन है डी ब्लॉक, तीसरा ऑप्शन है एस ब्लॉक और चौथा ऑप्शन है एफ ब्लॉक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व आपका कौन सा है? La है, जिसको क्या बोला जाता है? लेंथेनम बोला जाता है। और ये आपके आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में मौजूद है? तो आप सभी याद रखेंगे डी ब्लॉक में मौजूद है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई भी तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के जिस सबसेल में भरता है वही क्या करता है, तो आवर्त सारणी में उसके ब्लॉक को निर्धारित करता है। यानी कि कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के जिस सबसेल में भरता है वही सबसेल क्या करता है, तो उस तत्व का आवर्त सारणी में ब्लॉक को निर्धारित करता है। ना हो तो आप इस चीज़ को नोट करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन
जिस सबसेल में भरता है, जिस सबसेल में भरता है वो सबसेल उस तत्व का आवर्त सारणी में ब्लॉक निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? ब्लॉक निर्धारित करता है। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस सबसेल में भरता है वो सबसेल उस तत्व का आवर्त सारणी में क्या निर्धारित करता है? ब्लॉक निर्धारित करता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कोई भी जो परमाणु होता है उसमें सबसेल क्या सब हो सकते हैं? आप कहेंगे सर या तो S हो सकता है, या फिर P हो सकता है, या फिर D हो सकता है, या फिर F हो सकता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपके आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सभी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसको हम लोग S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में भरेगा वो सबसेल उस तत्व का आवर्त सारणी में क्या करेगा? ब्लॉक को निर्धारित करेगा। और परमाणु में कितने सबसेल होते हैं? तो आप कहेंगे S, P, D, F यानी कि 4 सबसेल होते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका S ब्लॉक एलिमेंट होता है वो आपका कौन से वर्ग का तत्व होता है? तो वर्ग 1 और 2 का जो तत्व है वो S ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग P ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा कि जो P ब्लॉक एलिमेंट होता है वो वर्ग 13 से 18 तक के जो तत्व होते हैं उसको P ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका D ब्लॉक एलिमेंट होता है वो वर्ग 3 से 12 तक के तत्व होते हैं। और जो आपका F ब्लॉक एलिमेंट होता है वो क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो F ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होता है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है? आप कहेंगे F ब्लॉक एलिमेंट है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। बताइए, ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 डिग्री का होगा तो कार्य क्या होगा? आप कहेंगे 0। और जब बल और विस्थापन के बीच में कोण 180 डिग्री का बन रहा होगा तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि निगेटिव होगा। और ध्यान में रखेंगे कि जब आपका बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब जो आपका किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे धनात्मक होगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर सीधे सीधे ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? बताइए, ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप सभी इसका सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। बताइए, ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी आवृत्ति इक्वल टू होता है 1/, आवर्तकाल। जहाँ पे 1 क्या है तो आप कहते हैं सर कंपन है, और आवर्तकाल क्या है तो सर उस कंपन को पूरा होने में जितना समय लग रहा है। यहाँ पे आपका टोटल कंपन कितना है तो गुरुजी 40 है। समय कितना लग रहा है तो 2.5 सेकेंड। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा। 25 16 ही कितना होता है सर? 400। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि समूह डैश में निष्क्रिय गैस होती है। मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। दूसरा ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है केवल घर्षण बल। चौथा ऑप्शन है आपका
केवल स्थितिज ऊर्जा, क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु पहाड़ से गिर रहा है तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी वस्तु को अगर ऊंचाई से गिराया जाएगा तो उस वस्तु का जो ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा होगा वही किस में बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। हम ये कह सकते हैं अगर किसी वस्तु को पहाड़ से नीचे गिराया जा रहा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।